एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और हमारा न्यूज एनालिसिस होगा PYQs टू MCQs, यानी अगर संबंधित टॉपिक से लास्ट ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो पहले उनको सोल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद जो हमने खुद से क्वेश्चन तैयार किए हैं उनके माध्यम से ये जानेंगे कि आगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक हमारा PMI से संबंधित है, क्योंकि नवंबर में इसमें क्या हुई है, गिरावट हुई है और ये 11 मंथ के लो स्तर पे है। इसमें आप देख भी सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो PMI है उसके बारे में जनवरी 2024 और नवंबर 2024 के बीच में जो डिक्लाइन हुआ है वो दिखाया गया है इसमें। तो क्या हुआ है, जो भारत के निजी क्षेत्र है उसमें कारखानों की गतिविधियां नवंबर 2024 में क्या हुई हैं, 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं, यानी 56.5 पर पहुंच गई हैं। अक्टूबर में 57.5 था और अब 56.5 हो गया। इसके अलावा इनपुट लागत में जुलाई के बाद से क्या हुई है, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इससे ग्राहकों के लिए जो कीमतें हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया 8 मूल उद्योगों के सूचकांक से, जो 8 हमारे कोर इंडस्ट्री हैं उनके बारे में, कि इनमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया। क्योंकि समय के साथ बदलता रहता है, तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया गया है वो विद्युत उत्पादन को दिया गया है 2015 के हिसाब से। तो आंसर क्या होगा, इसमें विद्युत होगा। 8 मूल उद्योगों में विद्युत उत्पादन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और ये जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसमें लगभग जो 40.27% है उसका योगदान करता है। यानी अगर जो हमारा औद्योगिक उत्पादन से संबंधित सूचकांक जारी किया जाता है तो उसमें 40% के आसपास की जो भूमिका होगी वो किसकी होगी, वो होगी हमारे कोर इंडस्ट्रीज की, यानी हमारे जो मूल उद्योग हैं 8 उनकी भूमिका होगी। और ये क्या करते हैं, जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख 8 क्षेत्र होते हैं, इनके प्रदर्शन को मापा जाता है ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे जो उत्पादन आधारित स्थिति है वो कैसी है देश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन PMI से संबंधित है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी क्रय प्रबंधन सूचकांक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय, यानी परचेजिंग यानी खरीदना, क्रय प्रबंधन सूचकांक। फर्स्ट है PMI विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक स्वास्थ्य को मापता है। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड है PMI स्कोर 50 से कम होने पर विस्तार को दर्शाता है। थर्ड है PMI वार्षिक सर्वेक्षणों के आधार पर गणना करता है। थर्ड है PMI केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से डेटा शामिल करता है। तो इनमें देखें तो सबसे अच्छा कौन सा स्टेटमेंट है, ए है। क्यों, क्योंकि ये विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के क्या मापता है, वहां उसका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी आर्थिक गतिविधियां कैसी है, विनिर्माण और सर्विस सेक्टर में उनका मापन किया जाता है PMI यानी क्रय प्रबंधन सूचकांक के माध्यम से। इसमें 50 से कम अगर स्कोर होगा तो वो क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था उसमें संकुचन को दिखाएगा। अगर 50 से ऊपर है तो इस स्थिति में जो हमारा एक्सपेंशन होता है, इकोनॉमी का विस्तार होता है, उसको दिखाया जाता है। और इसमें जो गणना होती है वो मासिक आधार पे होती है, ना कि वार्षिक आधार पर। तो ये क्या है, एक आर्थिक संकेतक है जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसमें 50 से ज्यादा होना ये विस्तार को दर्शाता है, 50 से कम होना संकुचन को दर्शाता है। सर्वेक्षण में निजी जो विनिर्माण कंपनियां उनके उत्पादन प्रबंधकों के जो मासिक सर्वेक्षण है उनको इंक्लूड किया जाता है। PMI के बारे में डिटेल से देखें तो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों को ये शामिल करता है और इनके आर्थिक स्वास्थ्य को मापता है इसके माध्यम से। इसमें व्यवसाय गतिविधियों को शामिल किया, जैसे नया आदेश दिया, स्टॉक स्तर क्या है, उत्पादन कितना हुआ, आपूर्तिकर्ता वितरण कितना है और रोजगार कितना मिला है, इन सारी चीजों को इसमें मापा जाता है। अब इसमें स्केल रहता है, अगर 50 से ऊपर है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। लेकिन अगर 50 से नीचे है तो इसमें अर्थव्यवस्था में संकुचन देखा जाएगा, आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं। इसका मतलब ये हुआ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जो विभिन्न क्षेत्र के खरीद प्रबंधक हैं उनके वार्षिक सर्वेक्षणों से जो डेटा मिलता है उनके आधार पर इसको तैयार किया जाता है।
इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो हमारी इकोनॉमी है उसके बारे में, जो हमारे ट्रेंड्स हैं, कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं भी अर्थव्यवस्था में, उनकी प्रारंभिक जानकारी देता है। क्योंकि जीडीपी और जो इंडस्ट्रियल से संबंधित जो आईआईपी है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इनका डेटा थोड़ा लेट से जारी किया जाता है, इसलिए ये डेटा काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये प्रारंभिक जानकारी देता है और इससे नीति निर्माता और निवेशक क्या कर सकते हैं, निर्णय लेने में उनको हेल्प मिलती है। कारखानों की गतिविधियों जैसे उत्पादन स्तर कितना हुआ है, इन सब चीजों को दर्शाता है। सर्विस सेक्टर में भी ये वहां वृद्धि हुई है, गिरावट हुई है, इन स्थितियों को दर्शाता है। इसमें आर्थिक माहौल विशेष रूप से जो विनिर्माण और निर्यात है उसको मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में भी काम करता है। अब चूंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की दोनों की तुलना कर लेते हैं, तो अगर हम पीएमआई की बात करें तो इसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ही शामिल किया गया है, जैसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितना भी हमारा जुड़ा हुआ है वो सारी चीजें आ जाएंगी। यानी औद्योगिक उत्पादन से संबंधित या औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम आईआईपी के माध्यम से मापते हैं। कवरेज देखें तो पीएमआई क्या करता है, निजी क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा कंपनियों तक सीमित है, लेकिन जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है खनन संबंधी, विनिर्माण संबंधी, बिजली सहित जो व्यापक हमारे सेक्टर हैं औद्योगिक उत्पादन से संबंधित, उन सभी से क्या करता है, डेटा इकट्ठा करता है, उसके बाद उसकी स्थिति को दर्शाता है। प्रकृति देखें तो पीएमआई गतिशील होता है, वास्तविक समय में यानी मासिक जानकारी प्रदान करता है, जबकि जो आईआईपी है वो कम गतिशील है। क्यों? क्योंकि लंबी समय अवधि में इसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे जीडीपी है, जीडीपी के हमारे त्रैमासिक डेटा जारी किया जाता है और वार्षिक डेटा जारी किया जाता है, ऐसे ही आईआईपी है। डेटा स्रोत अगर देखें तो इसमें निजी कंपनियों से इकट्ठा किया जाता है, उसमें विभिन्न उद्योगों से सांख्यिकी डेटा इकट्ठा किया जाता है। उद्देश्य क्या है, व्यवसाय गति और आर्थिक रुझान क्या है, हमारे ट्रेंड क्या है इकोनॉमी के, उन पे करंट में ये जानकारी देता है। जबकि जो आईआईपी है ये दीर्घकालिक वृद्धि और प्रदर्शन को दर्शाता है कि दीर्घकाल में कितनी वृद्धि हुई है, कैसा प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस हमारी इंडस्ट्री की। नेक्स्ट हमारा प्रगति सिस्टम से संबंधित है, ये फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है और इसको अभी क्या किया है, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उनमें एक सहित बिजनेस स्कूल है, इसके अध्ययन ने इसको क्या किया, अवसंरचना निगरानी प्रणाली की इतनी परियोजनाओं को इतने बिलियन की गति प्रदान करने के लिए इनको सराहना की है। स्टडी डिटेल्स देखें तो इसमें जो प्रगति है इसके बारे में बोला है, ग्रिड लोक से ग्रोथ तक कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति इकोसिस्टम को प्रगति में सक्षम बनाता है। और ये कौन है, इसमें जो शहीद बिजनेस स्कूल से जुड़े हुए हैं डीन सौमित्र दत्त और एक सह लेखक है मुकुल पांडे, इन्होंने इसको लिखा है, यानी कि इंडियंस ही हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है, तो प्रगति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन नीति है या सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन हमारा सिस्टम है, वो उसके बारे में कथन दिए हैं, बताने कौन से सही हैं। फर्स्ट है, यह ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी के लिए एक मंच है। सेकंड है, इसे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। थर्ड है, यह एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी प्लेटफॉर्म है जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। और थर्ड है, यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी और बी। ये कब, चूंकि इसमें क्या है, डिजिटल लेन देन से संबंधित नहीं है तो इसको काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये शासन से संबंधित है, कैसे हमको कार्यान्वयन करना है। इसके अलावा जो हमारा ग्रामीण विकास है वो भी इसमें गलत हो जाएगा। और जो ये मुख्य रूप से लिखा हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार पे केंद्रित है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी। यानी जो हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है वो है और इसकी निगरानी जो हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय इसके माध्यम से की जाती है। ये हमारे शासन व्यवस्था में सुधार से संबंधित है, कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में हम समन्वय स्थापित करें इसके बारे में बताती है। जैसे हम नाम से ही देख सकते हैं, नाम क्या है, सक्रिय शासन और परियोजनाओं का समय पे कार्यान्वयन। यानी शासन कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। हम जो प्रोजेक्ट्स लाते हैं वो समय पे पूरे होने चाहिए, इससे संबंधित है। फुल फॉर्म में ही इसकी बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। शुरू कब किया गया, 2015 में इसको शुरू किया गया।
लेकिन ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। ये क्या है, एक आईसीटी प्लेटफॉर्म है, सूचना और प्रौद्योगिकी संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, और ये शासन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो प्रगति सिस्टम है इसका। अब इसमें कुछ पहलू देख लेते हैं, जैसे इसमें शिकायतों का निवारण किया जाता है, कार्यक्रम है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ऐसे ही परियोजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, इन चीजों को इसमें देखा जाता है। उद्देश्य तो सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनका समय पर और कुशल रूप से कार्यान्वयन हो, इसको सुनिश्चित करता है। जैसे उसमें कुछ विकल्प गलत है, जैसे केवल ग्रामीण विकास योजनाओं तक सीमित नहीं है, ये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इन पे केंद्रित तो है लेकिन विशेष रूप से केंद्रित नहीं है। ये क्या करता है, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार है उनको एक ही मंच पे लाता है और दोनों के बीच में बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास करता है, ताकि जो भी हम प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, उनका समय पे और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसी के लिए दोनों के बीच में क्या करना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग की स्थापना करना। अचीवमेंट्स देखें तो इसने क्या किया है, जो नौकरशाही हमारी ब्यूरोक्रेट्स है उसकी जड़ता को खत्म करने की कोशिश की है, और जो हमारी टीम इंडिया है यानी एक टीम के रूप में काम करने की जो मानसिकता है उसको प्रोत्साहन देने में हेल्प की है। भूमि अधिग्रहण, इनसे संबंधित जो चुनौतियां थी, इसके अलावा जो बहुत सारे मंत्रालयों से संबंधित होती थी, एक ही प्रोजेक्ट को हमको अलग अलग मंत्रालयों में भेजना पड़ता था, उन चीजों को जो उनसे जुड़ी चुनौतियां थी उनको भी इसने क्या किया है, कम किया है या सुलझाया है। गोल्स क्या है, तो जो विभाग है, विभिन्न विभाग है, मंत्रालय, उनके बीच जो अंतराल है उसको कम करना और मिलकर काम करने को बढ़ावा देना, इससे समय भी बचेगा। शासन है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना। जो प्रगति दिवस है उस पर मुद्दे उठाने के लिए लोगों और वरिष्ठ अधिकारियों को सशक्त बनाना। सरकारी विभागों में कार्यकुशलता में सुधार करना, और जो प्रौद्योगिकी और हितधारक उनको जोड़ के शासन प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा डीएनए से संबंधित है, और ये कैसे जो हमारे फैमिली सीक्रेट्स रहते हैं उनको इफेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है जिसको हम देखेंगे। डीएनए विश्लेषण कभी कभी क्या करता है, जो हमारी पारिवारिक रहस्य रहते हैं उनका खुलासा कर सकता है, और जो गोपनीयता है, प्राइवेसी, उसके लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। डीएनए एनालिसिस के बारे में बताया है कि जो विश्लेषण है डीएनए का, वो आनुवंशिक सामग्री की जांच करते हैं, इसमें जो जैविक संबंध है उनका पता लगाते हैं इसके माध्यम से। प्रत्येक कोशिका में क्या होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं। जोड़े की बात करें तो 23 होते हैं, और ये माता पिता से समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। कुछ डीएनए अनुक्रम है वो विशिष्ट स्थानों पर उनका दोहराव होता है, और ये डीएनए प्रोफाइल का आधार बनते हैं। जो दोहराव होता है उनसे डीएनए प्रोफाइल का निर्माण होता है, उसके लिए बेस के रूप में काम करते हैं। अब इसमें जो लीवरेज मैरिज सिस्टम है उसके बारे में भी बताया कि कैसे ये जो परिवार व्यवस्था है उसमें किस तरीके से चुनौती उत्पन्न कर सकता है। जैसे इसमें बताया कि सीडीएफडी द्वारा एक डीएनए विश्लेषण किया गया था, और इसमें एक परिवार में लेवीरेट विवाह का खुलासा किया गया था। लेवीरेट विवाह क्या होता है, तो इस प्रथा में क्या होता है, विधवा या जो अक्षम महिला है उसके बच्चे उसके पति के भाई से होते हैं। तो ये क्या करती है, ऐसे मामलों में क्या करती है, इसमें जो पति रहता है उसका वो अपने बच्चे का जैविक पिता नहीं होता, बल्कि उसका करीबी क्या होता है, पितृ संबंधी होता है। तो इसी का एक जगह खुलासा हुआ है। इसके कारण जो हमारी पहले से कई ये व्यवस्था है, इसको चुनौती भी मिलती है। लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें भी क्या होता है, दखल होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अंग प्रत्यारोपण के लिए इसका यूज कर सकते हैं। संवेदनशील जानकारी है उसका खुलासा करके परिवार की गोपनीयता है उसको खतरा हो सकता है इससे। इसके अलावा अपने स्वभाव के कारण जो है डीएनए अनचाही जानकारी का खुलासा कर सकता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बताया है कि जो लिवरेट विवाह है जिसमें अपने पितृ संबंधी रहते हैं उनके बारे में है, ये पारंपरिक प्रथाओं में भी हमारे यहाँ देखी गई है, और ये पूर्वज जो हमारे हैं उनकी निरंतरता को सुनिश्चित करती है। यानी कि ये कोई आज से नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे यहाँ देखने को मिलता है। और इसमें एक समाजशास्त्री मानव विज्ञानी है, उनका तर्क दिया गया कि इन्होंने क्या बोला था, आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो ये लिवरेज सिस्टम है इसको महत्वपूर्ण बताया था।
और जो जैविक विरासत की अवधारणा है, इसको पेश करके सांस्कृतिक प्रथाओं को ये चुनौती देने की कोशिश करता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछा था माइक्रो सैटेलाइट डीएनए से कि इसका यूज क्या है। मेनली अगर हम साइंस में देखें तो टेक्नोलॉजी में क्या करता है, या तो टेक्नोलॉजी है क्या, उसका मेन फीचर क्या है, और दूसरा उसका यूज क्या होगा, इन चीजों के बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एमडीएनए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इसके यूज के बारे में पूछा है कि इसका उपयोग क्या हो सकता है। फर्स्ट है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। दूसरा है स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में परिवर्तन के लिए उद्दीप्त करने के लिए। थर्ड है उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करने के लिए। फोर्थ है किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधि की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए। तो ये इसमें आंसर होगा हमारा प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच जो विकासपरक संबंध है उसके अध्ययन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या होता है, तो ये डीएनए माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एक से 6 आधार जोड़े वाले जो पुनरावर्तित अनुक्रम है उसको दिखाता है जो पूरे जीनोम में पाए जाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस रहती है इनकी, और ये अनुक्रम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तनशील रहते हैं, और ये परिवर्तनशील होने के कारण आनुवंशिक अध्ययन में आणविक मार्कर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उपयोग तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का यूज विविधता को जानने के लिए, जनसंख्या की संरचना और जातियों के बीच जो विकासपरक संबंध है उनके अध्ययन में किया जा सकता है। इसके अलावा जो वंशावली है उसको ट्रैक करने में और विभिन्न जीवों के बीच जो आनुवंशिक संबंध है उनको समझने में इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है डीएनए प्रोफाइलिंग। एक व्यक्ति की विशिष्ट डीएनए संरचना के आधार पर पहचान करती है। तो ये सही है कि अगर व्यक्ति की पहचान करने की तो उसका कुछ विशिष्ट डीएनए होता है, उसके आधार पर उसकी पहचान स्थापित की जाती है। सेकंड है यह तकनीक डीएनए के उन विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करती है जो सभी व्यक्तियों में समान होते हैं। तो जो सभी व्यक्तियों में समान होंगे तो वो तो समानता को दर्शाएगा ना, वो विभिन्नता को कैसे दिखाएगा। तो उसके अलग होने की पुष्टि करने के लिए तो हमको कुछ अलग चीजें चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ये सभी व्यक्तियों में जो समान चीजें होती हैं उनको टारगेट नहीं करता, बिल्कुल, जबकि किसको टारगेट करेगा, जो भिन्नता होगी उसको। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड है डीएनए प्रोफाइलिंग में आमतौर पर डीएनए अनुक्रमों में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स यानी एसटीआर का यूज किया जाता है। यानी कि जो ये विशिष्ट डीएनए है इसका आधार क्या होता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं और इनको यूज करके उसकी प्रोफाइल तैयार की जाती है। तो ये सही है। आंसर क्या होगा 1 और 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। तो व्यक्ति का विशिष्ट जो डीएनए संरचना है उसके आधार पर उसकी पहचान की जाती है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अद्वितीय डीएनए संरचना है उसका यूज किया जाता है, जो समान है उसका यूज नहीं किया जाता। इसके लिए एसटीआर जो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं इनमें दोहराए जाने वाले अनुक्रम होते हैं जिनका यूज मार्कर के रूप में किया जाता है, जैविक मार्कर के रूप में। डीएनए और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आनुवांशिक सामग्री होती है, और किस में रहती है, कोशिका में। कोशिका के क्या होती है, आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है। ये केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, और इसकी संरचना डबल हेक्सिल होती है। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो 4 तरीके के रहते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये क्या करते हैं, डीएनए में मौजूद जो जीन होते हैं वो अलग अलग प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। यानी जीन का काम क्या होता है, प्रोटीन को कोड करना। इसी के लिए अभी जीन रिकॉम्बिनेशन टेक्निक इनके बारे में भी काफी न्यूज रहा था। आरएनएआई इंटरफेरेंस आदि से संबंधित नोबेल पुरस्कार भी इस बार मिला है। तो जो प्रोटीन है उनको कोड करने का काम जीन का रहता है। जीन किस में होता है, डीएनए में। अब जो मानव डीएनए रहता है उसमें सभी में लगभग 99.9% तक समान होता है, लेकिन 0.1% ये क्या होता है, अलग होता है। और इसको किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। और इन्हीं के आधार पे हम जो अद्वितीय अनुक्रम बनता है उसके आधार पे हम लोगों की पहचान स्थापित करते हैं, जो अलग से 0.1% रहता है। यह आपका दिखाया गया है डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स कैसे है ये, और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनके बारे में है।
डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है? तो प्रोफाइलिंग में क्या करते हैं हम, एक व्यक्ति की विशिष्ट डीएनए संरचना के आधार पर क्या करते हैं, उसकी पहचान स्थापित करते हैं, जिसमें विभिन्न माध्यमों से जैसे लार से, खून से आदि से क्या कर सकते हैं हम, उसका डीएनए इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें विशिष्ट क्षेत्रों की जांच की जाती है और पैटर्न प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय होता है, यानी कि अद्वितीय होगा, अलग होगा, तभी तो उसका क्या होगा, पहचान स्थापित होगी। और इसमें आमतौर पर जो डीएनए वो अनुक्रम में शॉर्ट टैंडम रिपीट्स यानी एसटीआर से प्राप्त होते हैं। एसटीआर में ही तो 0.1% हमने पढ़ा था ना कि 0.1% जो है उसमें हमारी डीएनए में अंतर मिलता है, 99.9% समान रहता है। डीएनए एनालिसिस क्या होती है? इसमें दो चीजों को उल्लेख किया गया था। डीएनए एनालिसिस क्या होती है? आनुवंशिक जानकारी, जैविक संबंधों को निर्धारित करने के लिए डीएनए का अध्ययन होता है और ये आनुवंशिक विकारों की पहचान कर सकता है, जो वंशावली उसका पता लगा सकता है। आपराधिक मामले हैं उनको सुलझाने में भी डीएनए एनालिसिस यूज की जा सकती है और इसके लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर तकनीक और इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी उन्नत तकनीकों का यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पहचान स्थापित कर सकते हैं। डिफरेंस देखें, पर्पज क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो पर्पज में डीएनए प्रोफाइलिंग पहचान के लिए यूज की जाती है और विशेष रूप से जो फोरेंसिक मामले हैं, अपराधियों से जुड़े मामले रहते हैं उनमें। विश्लेषण है, व्यापक है डीएनए विश्लेषण, इसमें आनुवंशिक अनुसंधान और चिकित्सा निदान भी शामिल होते हैं। मेथोडोलॉजी हमने देख ही ली थी। एप्लीकेशन क्या है डीएनए प्रोफाइलिंग के और एनालिसिस के? तो इनका फोरेंसिक में डीएनए प्रोफाइलिंग अपराधी और पीड़ितों की पहचान कर सकते हैं। आनुवंशिक विकार हैं उनका उपचार करने में इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो जैविक संबंध है इनके बारे में भी इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है और जो हमारे वंश हैं, पूर्वज हैं, उनकी उत्पत्ति का भी इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एथिकल कंसर्न है, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग और विश्लेषण है, इससे प्राइवेसी का जो मुद्दा है वो उठता है। जो संवेदनशील आनुवंशिक जानकारी है उसके पब्लिक डोमेन में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, यानी उसका सार्वजनिक खुलासा हो सकता है। इसके दुरुपयोग से बचने के लिए उचित नियमों की हमारे यहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण क्या हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान से संबंधित है, इसमें देख भी रहे होंगे साइंस डॉक्यूमेंट, इनका ये डेटा दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो प्लान है इसके बारे में। इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये जो योजना है एक राष्ट्र एक सदस्यता, यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है यह योजना, इस योजना का प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ये गलत है। शिक्षा मंत्रालय नहीं करता इसका प्रबंधन, बल्कि यूजीसी के तहत एक संस्था उसके माध्यम से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। थर्ड है इस योजना के तहत एकल केंद्रीकृत भुगतान के जरिए इन जनरल्स तक पहुंच मिलेगी, यानी कि पत्रिकाएं उन तक पहुंच मिल जाएगी केंद्रीकृत भुगतान के माध्यम से, तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। प्रबंधन कौन करेगा, तो यूजीसी के तहत एक संस्था है इनफ्लीनेट केंद्र द्वारा किया जाता है, ना कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और इसके तहत जो भुगतान है वो एकल केंद्रीकृत भुगतान होगा। अब इस स्कीम के बारे में या प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो इसको 3 वर्ष के लिए मंजूरी दी है अभी और 1 जनवरी से इसके लागू होने की संभावना है, 1 जनवरी 2025 से। ये कि इसका उद्देश्य क्या है, तो एकल सदस्यता मॉडल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को जो शोध पत्रिका है, शैक्षणिक शोध पत्रिका और शैक्षणिक संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, यानी कि ये पत्रिका आदि की जो संसाधन है वहां तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करता है। और ये विशेष रूप से शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रासंगिक है और महंगे और जो वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रकाशन है वहां तक समान पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इसके तहत सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों के एक ही प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी और इसके तहत 6000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रबंधन कौन करेगा, तो यूजीसी के तहत एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है इनफ्लीनेट। इसमें क्या होगा, एकल केंद्रीकृत भुगतान के जरिए इन तक हम पहुंच सकते हैं और जनरल सब्सक्रिप्शन पे होने वाला जो हमारा खर्च है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हम एक बार भुगतान करेंगे उसके बाद हमको लंबे टाइम तक पहुंच प्राप्त रहेगी। ये नहीं कि अलग अलग पत्रिका के लिए अलग अलग से हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, वो चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलेगी।
जो पारंपरिक शैक्षणिक प्रकाशन उसमें क्या करना पड़ता है, पे टू रीडर, यानी अगर हमको किसी पुस्तकालय तक या किसी प्रकाशित शोध वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, शुल्क देना पड़ता है। उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में क्या करना है, छात्र और शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है उस तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, खासकर जो Tier 2 और 3 वाले शहर हैं वहां लोगों को इसका लाभ देना। लाभ क्या होंगे, तो ये लागत कुशल होगी, क्योंकि एक बार सब्सक्रिप्शन, एक बार हमने पेमेंट किया उसके बाद बार बार में नहीं करना पड़ेगा, और जो संस्थागत सदस्य उनकी आवश्यकता कम करेगा, राष्ट्रीय संसाधनों की बचत करेगा, सार्वभौमिक पहुंच होगी। इसके अलावा जो अनुसंधान है, नवाचार है, उन अगर हमको नई नई चीजों तक, शोधों तक पहुंच होगी तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, आधार बना के अन्य क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। असमानता है उसको कम करेगा। इसके अलावा कुशल ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देगा। नुकसान क्या हो सकते हैं, तो इसकी जो प्रारंभिक लागत है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर इस मॉडल को लागू करते हैं, सरकारी प्राधिकरण को राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी लागत का सामना करना पड़ सकता है। वार्ता में चुनौती है, कई प्रकाशक हैं वो क्या कर सकते हैं, समझौते, उनके लिए समझौता करना जटिल होता है और समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रकाशक है उसको फिर पैसा कम मिलेगा, तो प्रकाशक को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो इसको लेकर चिंता भी जताई गई है, आर्टिकल में दिखाया भी गया कि प्रकाशक हैं उनको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है कि कैसे प्रॉब्लम होती है। सामग्री सीमित सीमा है, जो सभी पत्रिका और प्रकाशक उनको इसमें शामिल नहीं कर सकते, तो ये पहुंच में अंतर को बनाए रखेगा। फिर भी स्थिरता के मुद्दे हैं। निरंतर वित्त पोषण है वो कैसे सुनिश्चित होगा, ये चीज इसमें बताई गई है। दुरुपयोग का भी खतरा है कि जो मुक्त पहुंच है वो संसाधनों के दुरुपयोग और अनधिकृत साझा करने के कारण बन सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ चीजों को उल्लेख किया गया है, जैसे लेख प्रसंस्करण शुल्क। तो जो लेख प्रसंस्करण शुल्क है ये वो शुल्क होता है जो लेखक या संस्थान क्या करती हैं, प्रकाशक को देती हैं, यानी जहां प्रकाशन कर रहे हैं उसको ये पेमेंट किया जाता है। किसके द्वारा, लेखक या संस्थान के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये अपने जो शोध लेख है उनको सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाना चाहते हैं, उनके लेखों तक लोगों को जानकारी होगी तभी तो उनको हम जान पाएंगे। तो ही प्रकाशक की वेबसाइट के रखरखाव आदि जो खर्च होते हैं उनको कवर करती है। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी की बात की गई है, तो ओपन एक्सेस रिपोजिटरी क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां शोधकर्ता और संस्थान क्या करती हैं, शैक्षणिक प्रकाशनों को और डेटा को संग्रहित करती हैं और उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करवाती हैं इसके माध्यम से। ओपन एक्सेस यानी सभी के लिए खुली पहुंच है। उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान तक जो पहुंच है उसको लोकतांत्रिक बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो पबमेड, सेंट्रल और अर्विक्स जैसे प्लेटफॉर्म इसमें काफी काम कर रहे हैं। राइट्स रिटेंशन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है कि राइट रिटेंशन नीति है, ये लेखकों को उनके काम का क्या करती है, कॉपीराइट बनाए रखने का अधिकार देती है, जबकि प्रकाशकों को केवल सीमित प्रकाशन लाइसेंस देती है। लाभ क्या होता है, लेखक अपने काम को ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में साझा कर सकते हैं, बिना प्रकाशक समझौता का उल्लंघन किए इसको साझा करने की अनुमति होती है। इसके अलावा ग्रीन ओपन एक्सेस की बात की गई है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, लेखक अपने लेखों को ओपन एक्सेस रिपोजिटरी में स्वयं संग्रहित कर सकता है, चाहे वो प्रकाशन से पहले भी इसको कर सकता है और बाद में भी। इसमें एपीसी का भुगतान बिना किए ही अपने काम को रिपोजिटरी में साझा करने का अधिकार होता है लेखक को। उदाहरण, तो इसमें डी स्पेस आदि का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आज का हमारा जो न्यूज एनालिसिस है यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।